नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। चंबल की भीड़ों में डकैतों के किस्सों का सिलसिला भी चंबल की तरह लंबा है। एक से बढ़कर एक दुसाहसी और एक से बढ़कर एक खूंखार, तो एक से बढ़कर एक अचूक निशानेबाज। लेकिन भीड़ों में डाकुओं के किस्सों में एक डकैत ऐसा भी है जिसे पुलिस फाइलों में चालाक लोमड़ी कहा गया, जिसे साहूकार डाकू कहा जाने लगा। इतना तेज तरार की फरारी में भी आराम से शहरों में घूमता रहा। शक इतना कि अपनी परछाई से भी परहेज करे और दुस्साहस इतना कि डीएम के घर को ही लूट ले। पुलिस फाइलों में दर्ज सबसे शातिर डकैत जिसने कई दशकों तक आतंक मचाया, उसे दिल्ली वाला बाबू भी कहा जाने लगा। चंबल में डाकुओं के किस्सों की नदी बहती रहती है। हर किस्सा पहले से अधिक सनसनीखेज, हर आने वाले डाकू पहले डाकुओं को पीछे छोड़ता हुआ। इस बार चंबल की नदी से एक ऐसे शातिर डकैत की कहानी जिसे चंबल ने दिल्ली वाला बाबू कहा। ऐसा डाकू जिसने चालाकी और होशियारी से 2.5 दशक तक चंबल में अपनी दहशत बना कर रखी। वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग ऐसी कि खाकी भी बस खाक छानती रह जाए। ग्वालियर रियासत की पोहरी जागीर का एक छोटा सा गांव गणेश खेड़ा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों से घिरे इस गांव तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। यह देखने में तो आम घरों जैसा ही है, लेकिन इसी घर से चंबल का सबसे शातिर डकैत अमृतलाल पैदा हुआ। अमृतलाल के पिता भगवान लाल एक किसान थे। कहते हैं कि ये गांव अमृतलाल के बाबा ने ही बसाया था और गांव में ज्यादातर घर आज भी उन्हीं के परिवार से हैं। आजादी के इतने दशकों बाद भी गणेश खेड़ा तक पहुंचना आसान नहीं है। उस वक्त पुलिस कहती थी कि एक भूत की तरह अमृतलाल काम करता है, यानी एक वारदात यहाँ, फिर दूसरी वारदात दूसरे राज्य में, तीसरी वारदात तीसरे राज्य में। इतने पुलिस अंदाज लगाती और कड़ियां जोड़ती, इतने में अमृतलाल कहीं और निकल जाता था। अमृतलाल की ये खूबी शायद उसके इस गांव के इस जगह की लोकेशन भी उसमें बहुत मददगार रही। शुरुआत में अमृतलाल ने जब अपना जीवन शुरू किया, जब बागी जीवन में उसने कदम रखा, तो इसी गांव से उसने अपनी मूवमेंट रखी। इसके बाद आसपास के जंगलों में जहां पहुंच पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल काम था, वहां से शुरू किया। और धीरे धीरे जब अमृतलाल के पास आधुनिक हथियार और लोग जुड़ते गए तो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशंस बढ़ता चला गया, क्योंकि वो हर बार हर वारदात से पहले निकलने के रास्ते तलाश कर लेता था। अमृतलाल को पढ़ने के लिए घर वालों ने गांव के स्कूल भेजा और प्राइमरी के बाद गांव के स्कूल से वो पोहरी के स्कूल गया। अमृतलाल काफी तेज दिमाग था, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल वो पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि खुराफातों में शामिल होने के लिए करता था। घर वालों के दबाव में वो स्कूल तो आ गया, लेकिन उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं था। अपने तेज दिमाग से 8वीं पास करते ही वो स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, तो बूढ़े बाप भगवान लाल को लगा कि अमृतलाल सही रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन ये भगवान लाल का एक सपना ही था। वो तो चंबल के भीड़ों में जाने का रास्ता खोज रहा था। गणेश खेड़ा से पोहड़ी के रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। दुकान पर काफी भीड़ भाड़ होती थी और काम अच्छा चल रहा था। इसी के चलते अमृतलाल की निगाह में ये दुकान चढ़ गई। अपराध जगत में कदम रखने के लिए अमृतलाल ने इसी दुकान का रुख किया और फिर एक रात अमृतलाल ने इस दुकान में चोरी करके अपराध के रास्ते पर आगाज किया। पुलिस रिकॉर्ड में यह अपराध क्राइम नंबर 62/39 के तौर पर दर्ज हो गया। दुकान में जाके कैश लुटाएगी, मेरे पास की स्कीम रहेगी, सुनिएगा। वो जाकर तोड़ दी दुकान तोड़ के उसमें जो पैसा था उस टाइम वो चलते थे कंतरी, सबने बांट लिए। बांट के हमें पता यहाँ आ गए। अब वो उसकी पता पड़ा दुकान में चोरी हो गई है, तो जाके वो सब एक बोले चीज सब बलिया लोहे की बोलते हैं,
वो एक दुकान लायक खरीद के, अब वो उसने 50 की फलाने ले गया था, हमें पता ही नहीं लगा। तो उसको दूसरा वो साथी था नहीं, वो कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार का बच्चा था वो, अब उनको पकड़ा नहीं। अब वो सब ऐसे एक दूसरे सब पकड़ाई आ गए तो जाके अब उस टाइम पे पुलिस जहाँ आ गई गांव में, तो मैं बाबा से बोली कि बोले ऐसे बोलिए किया, बस मोड़ा को मारना नहीं, सुनिएगा, और कचू होगा सब पर पीटना नहीं, बस जाके उसकी जाके पुलिस में जाकर पिटाई कर दी और सब केस हमें पिटाई भी लगा दिया। उस टाइम से उनका दिमाग खराब हो गया, ऐसे गए तो 12 साल में लौटे साहब। नाम अमृतलाल किरार उर्फ अमृतलाल, जुर्म हत्या, लूट और डकैती, पता बीहड़ चंबल, इनाम 20,000 रुपए। अमृतलाल चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। तफ्तीश में चोरी में साथ रहे दोस्तों ने अमृतलाल को आगे कर दिया। मामले में जांच चल रही थी और शायद उसकी उम्र देखकर अदालत कोई छोटी मोटी सजा सुना दी, लेकिन अमृतलाल ने तो अपना रास्ता तय कर लिया था। एक दिन अमृतलाल को मौका मिल गया। पोहरी थाने का स्टाफ एक रेड पर गया था, तो लॉकअप की निगरानी कर रहे एक पुलिस सिपाही को अमृतलाल ने एक बहाना बनाकर पास बुलाया और फिर उस पर काबू कर लिया। 26 जून 1939 के दिन अमृतलाल हिरासत से निकल भागा और साथ में थाने से 2 फायरा बंदूक और काफी कारतूस लूट कर ले गया। 1939 में अमृतलाल ने थाने से भागकर बीहड़ों में अपनी पहली आमद दर्ज करवाई। अमृतलाल चंबल में घुसा तो 2 साल तक चंबल के बीहड़ों में एकदम से गुम हो गया और उसकी कोई खोज खबर पुलिस को नहीं लगी। फिर 1941 में पुलिस को खबर लगी कि अमृतलाल इटावा के जसवंत नगर के डकैत गोपी ब्राह्मण के गैंग में शामिल हो गया। शातिर दिमाग अमृतलाल ने अपनी हकीकत गैंग में सिर्फ गोपी को ही बताई, बाकी डकैत उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। गोपी गैंग में अमृतलाल ने लूट और डकैती के लिए योजना बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया और फिर शुरू हुआ चंबल में एक के बाद एक साहसिक वारदातों का सिलसिला। अमृतलाल ने रणनीति बनाई कि वारदात करो और फिर कुछ दिन के लिए चंबल में गुम हो जाओ। अमृतलाल खुद बीहड़ों से निकलकर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में लंबा वक्त बिताता और जब उसको लगता कि पुलिस की पकड़ उस वारदात पर धीमी पड़ गई तो फिर से वापस चंबल पहुंच जाता और दूसरे एक जगह नहीं रुकता था। बस भाग 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 भाग। यहाँ जैसे वारदात गई तो मैं नमूना बताया मैंने, और 3 किलोमीटर सीधा चला जाएगा, सब देखेंगे डर गए अमृतलाल, सब लोग देखेंगे डर गया। तो फौज इधर दौड़ती थी, वो पाई चक्कर लगा के फिर आके ही बैठ जाता। पहले तो पुलिस इसको समझ नहीं पाई और फिर धीरे धीरे उसको कुछ मुखबिरों से एक ऐसे डाकू का पता चला जो वारदात के बाद चंबल से ही गुम हो जाता है। इन्हीं कारनामों की वजह से अमृतलाल का नाम पुलिस फाइलों में बाबू दिल्ली वाला के तौर पर मुखबिरों ने दर्ज करवा दिया। चंबल में बागियों की बंदूकें कहीं से भी गरज सकती हैं, चंबल में बागी कहीं से भी निकल सकते हैं। हम इस वक्त गणेश खेड़ा में हैं और इस हिस्से में पोहरी के आसपास के इलाके में भी अगर आप पूछेंगे तो कम से कम 3-4 गणेश खेड़ा हैं। ऐसे में आपको बताना होता है कि आप किस गणेश खेड़ा की तलाश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि अमृतलाल तो लोग समझ जाते हैं कि आप मशहूर बागी अमृतलाल के गांव का पता पूछ रहे हैं, जिसको एक चालाक लोमड़ी। ना तो पुलिस जानती थी कि पैंट बुशर्ट पहनने वाला ये कौन सा नया डकैत बीहड़ों में पैदा हो गया और न ही बीहड़ों के बाशिंदे जानते थे कि चंबल का यह डकैत शहरों में कहां गायब हो जाता है। बड़ी होशियारी से एक के बाद एक कई डाके डाले। पुलिस को सबूत के तौर पर मिलता तो सिर्फ नाम। 12 साल आदमी एकदम से 18-20 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में निकल जाए और 12 साल साहब युग होता है, 1 साल की पीढ़ी बदल जाती है। 12 साल में बच्चा जवान हो जाता है।
कितना टाइम लगा उसमें। उस टाइम में वो उस अड़ते में वो ऐसे लोगों में घुसे तो वो सब बॉस बन के आए उधर से। वहां जाकर हमारी माँ थी जो पहली वाली, बस आई थी, कोई बच्चा नहीं हुआ था उन माँ के, पर वो आके बाबा ने अब 12 साल को बच्ची औरत बैठ जाएगी, दूसरे घर बैठा दी थी। पहले जाके बस वहां से आके सूर्य दूसरी माँ एक गाँव है दरवाजा, वहां जाके गई, सट गोली मार दी उसमें वो माँ का पहली वाली में। दूसरी माँ तो दोबारा जहाँ है तब शादी भरी है, वो बागी बन में गई। ये चंबल में अमृतलाल की आमद थी, एक ऐसी आमद जिसकी आवाजाही अगले 25 सालों तक चंबल में गूंजनी थी। भीड़ों में अमृतलाल ने अपनी कारीगरी दिखानी शुरू की। एक दिन अमृतलाल ने अपने गैंग के साथ मिलकर ऐसा काम किया कि पुलिस महकमों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इटावा के डीएम एसके भाटिया के घर में ही लूट कर डाली। गैंग को वारदातों को अंजाम देने के लिए हथियारों की जरूरत थी, तो कानपुर में एक मिल पर धावा बोलकर हथियार लूट लिए। 1942 में इटावा के जसवंत नगर में 2 बड़ी डकैतियां डाली। 1943 में अमृतलाल अपने सरदार के साथ ग्वालियर में एक बड़ी डकैती डालने पहुंचा, लेकिन मुठभेड़ में गोपी गिरफ्तार हो गया। गोपी की गिरफ्तारी के साथ ही गैंग की कमान खुद अमृतलाल ने संभाल ली और शुरू हुआ अमृतलाल और उसके गैंग का सिलसिला, जो कई सालों तक बदस्तूर जारी रहा। डकैत अमृतलाल की भी जिंदगी एक आम इंसान की तरह शुरू हुई थी। उसे भी बीहड़ से टकराना था, खौफ की सत्ता को कायम करना था और डकैतों की पनाहगाह में हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना था। अमृतलाल को पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में महारत हासिल थी। पुलिस की गोलियां अमृतलाल की परछाई तक छू न सकी। उसका गैंग बेगुनाह लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ता था। कहते हैं एक बार तो रुपैले पर्दे की अदाकारा मीना कुमारी को भी उसने अगवा कर लिया। क्या है वो किस्सा, देखिए। अमृतलाल ने महज 6 सालों में चंबल के अंदर दहशत पैदा कर दी। अब पुलिस के लिए वो एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। लिहाजा साल 1944 में यूपी पुलिस ने अमृतलाल को पकड़ने के लिए कमर कस ली। उसके गैंग के लोगों पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन अमृतलाल ने इस बीच भी कई डकैतियों को अंजाम दिया और फिर छिपने के लिए वापस शिवपुरी के जंगलों की पनाह ली। जंगलों में रहते रहते अमृतलाल को शिवपुरी मुफीद ठिकाना लगा, क्योंकि वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता था और अब वो यहां एक के बाद एक लूट और डकैतियां डालने लगा। धीरे धीरे अमृतलाल के गैंग का नाम उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गुना, मुरैना और ग्वालियर, तो राजस्थान में सवाई माधोपुर की पुलिस फाइलों में दर्ज होने लगा। अरे वो तो इलाके में एमपी, इधर राजस्थान, इधर यूपी, इधर आ गया, इधर चला गया, इधर से इधर चला गया। पर उसने पता नहीं पकड़ ऐसी करी कि बताते हैं एक इधर था, वो गांव था, वो जहां नहीं आ रहा, देखो हमारी पास में ही रहेगी, राजगढ़। बनिया कहता क्या सब मतलब हो तो मैं आकर देखे सुनेगा माना कि तो रात के दिन के 12 बजे लूटा को बढ़िया पुलिस की गाड़ी ले गए, लाल बत्ती लगा गए और बल्ला लगा पहुंच गए। बोले तो पापा बंदूक थी, सबके निकलवा के दे बंदूक तो पास सही आगे नहीं, मतलब चिट्ठी दीजिए, ऐसा करेगा वैसा करेगा। बोले साहब ऐसा जागा, फिर जागा मैं मतलब। परेशान पुलिस अमृतलाल के पीछे लगी थी और वो देश के बड़े शहरों में आराम से घूम रहा था। और ऐसी ही आवारागर्दी में 1946 में अमृतलाल आगरा में घूम रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की चेकिंग में अचानक पकड़े गए अमृतलाल के पास अवैध असलहा था। पुलिस को नहीं मालूम था कि जिस शख्स को उसने पकड़ा है वो कुख्यात डकैत अमृतलाल है, चंबल का सबसे शातिर डकैत, जिसकी तलाश में 3 राज्यों की पुलिस भटक रही है। शुरुआत में तो अमृतलाल ने पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन 3rd डिग्री के आगे उसको जुबान खोलनी पड़ी।
पहचान होते ही पुलिस उछल पड़ी और अमृतलाल पर डकैती के मुकदमों की झड़ी लग गई। सुनवाई हुई और अमृतलाल को 18 साल कैद बामशक्कत सुनाई गई। पुलिस तो खुश थी कि अब अमृतलाल की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जेल में बैठे अमृतलाल के मंसूबे कुछ और ही थे। अमृतलाल पर अलग अलग शहरों में डकैती के मुकदमे थे, लिहाजा उसकी पेशी भी अलग अलग शहरों में होती थी। पुलिस उसको लेकर अलग अलग शहर जाती थी और इस तरह से उसको सारी जेलों का गुणा गणित पता लग चुका था। 3 साल तक अमृतलाल मासूमियत का ढोंग रचता रहा और फिर 1949 में एक दिन अमृतलाल ग्वालियर जेल से हैरत अंगेज तरीके से फरार हो गया। पेशी पर गए हुए अमृतलाल ने पुलिस के सिपाहियों को गफलत में डाला और फिर हथकड़ियों सहित फरार हो गया। इस बार भी अमृतलाल अकेला नहीं गया, अपने गैंग के 2 डाकुओं माता प्रसाद और साधुराम को तो साथ ले गया। 3 दूसरे कैदियों को भी लेकर निकल भागा। ग्वालियर से फरार होने के बाद अमृतलाल के सिर एक अजीब सनक सवार हुई। अब उसने बेगुनाहों को मारना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। साल 1950 में मैनपुरी के एक गांव में 5 लोगों को डकैती के दौरान जिंदा जला दिया। एक के बाद एक डकैती की वारदातों ने बीहड़ों के बाहर भी अमृतलाल के नाम दहशत बना दी। चंबल और बीहड़ में अमृतलाल का नाम जैसे जैसे डकैतों की बुलंदियां छू रहा था तो दूसरी वजह से बिगड़ भी रहा था। ये थी उसकी अय्याशियां जो उसके गैंग के लोगों की निगाह में भी गढ़ने लगी। 3 या 4 लोगों गांव वालों को और पकड़ रखा था हमारे गांव के, और वो लाखाराम सर्वांग जलवासे वाले को पकड़ लाया था कहीं से। तो एक कंचन नाम सोनी था, कंचन सोनी, वो जंगल गया तो उसको वहीं से पकड़ के आया। तो ऐसे उन्हें इकट्ठे कर लिए थे। और फिर हमारे यहाँ आया, चौकीदारों के माध्यम से ये बात की, तो जब वो ऐलान दे करके उसने गोली मारी। मैं तो आप जानते हो गोली 11 फट की राइफल थी उसकी, तो गोली जैसी प्लस्तर हो रहा, खंडे की दीवार थी, पूरा 3 मंजिल मकान है हमारा, तो वो प्लस्तर टूटा, खंडा टूटा और गोली यहाँ से निकल के और पार हो गई। और कैसे बचा ये तो ऊपर वाला है। अमृतलाल की अय्याशी चंबल के डकैतों के लिए एकदम अलग बात थी, क्योंकि मान सिंह के समय से चंबल के डकैतों ने अपने कुछ उसूल बनाए हुए थे, जिनको वो आसानी से या फिर लोगों की नजरों के सामने कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। और सबसे पहला उसूल था कि गैंग के सदस्यों के परिवार पर कोई बुरी नजर नहीं रखेगा। लेकिन अमृतलाल की अय्याशियों ने बीहड़ के सारे उसूलों को धता बता दिया। अपने ही गैंग के जेल गए हुए सदस्यों के परिवार की महिलाओं के साथ अमृतलाल अवैध रिश्ते बनाने लगा। अमृतलाल की अय्याशियां पूरे चंबल में सुर्खियां बटोर रही थी। साथ ही लूट और डकैतियों के साथ साथ उसने कमाई का आसान जरिया ढूंढ लिया और पकड़ को अपना मुख्य औजार बना लिया। वो धन्ना सेठों को बंधक बनाकर जंगल ले आता और जब तक एक मोटी रकम हासिल नहीं होती तब तक उन्हें नहीं छोड़ता। नहीं, उस टाइम तो ऐसा नहीं चलता था। पकड़ करना तो सिर्फ उस टाइम सब लूटा मारी करते थे। हमें पता ही नहीं पकड़ करना सिखाया। पकड़ करना जानते नहीं था कोई डकैत। जी पता नहीं पीछे भाई मोहन मानसी हुआ नहीं जी, पहले वैसे जब इनके पिताजी पहले कोई डकैत हुआ नहीं, बिना जी गुरु कहते थे हमें पिताजी को। ये किडनैपिंग जो अपहरण है ये उसी ने स्टार्ट किया है। पुलिस की डायरी बताती है कि शिवपुरी के एक प्रसिद्ध जंगल में पूजा करने 40 लोग गए थे। पूजा चल ही रही थी कि अमृतलाल का गैंग वहां पहुंच गया। गैंग ने 26 लोगों का अपहरण किया, पालपुर के घने जंगलों में दाखिल हो गया। 1, 2, 10 नहीं बल्कि महीनों तक पुलिस को बंधकों को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन अमृतलाल तो दूर बंधकों की परछाई तक नहीं पहुंच पाई। उधर बंधक बनाए गए परिवारों को यकीन हो गया
कि अमृतलाल पुलिस से आगे की चीज है, लिहाजा उन्होंने गुपचुप तरीके से अमृतलाल गैंग से बातचीत की और फिरौती देकर अपने लोगों को छुड़ा लिया। एक दिन पकड़े लोग शिवपुरी पहुंच गए। आनंद फानंद में पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पहुंची तो उसके होश ठिकाने नहीं रहे, जब किसी भी पकड़ ने अपहरण होने की बात मानने से ही इनकार कर दिया। अपने बचने के तरीके बहुत याद थे, मतलब गिरफ्त में नहीं आता था। पुलिस ने जो जितने आदमी तैयार किए उनको सबको किडनैप किया, मौका लगा तो मार दिया। जैसे कोई चौकीदार है उसके जरिए से हम लोग खबर लेते थे, तो पता लगा कि ये चौकीदार ज्यादा खबर देता है पुलिस को, उसको मार दिया। एक के बाद एक वारदातों से अमृतलाल और भी दुस्साहसी होता गया और इसके बाद तो अमृतलाल ने वो कर दिखाया जो किसी भी डाकू के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था। अमृतलाल ने गुना के पास उमरी के राजा की गढ़ी लूट ली। रियासत के तत्कालीन राजा, जो बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, शिव प्रसाद सिंह के पिता थे। वो अपनी गढ़ी में दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे थे, तभी अमृतलाल ने धावा बोला। लक्ष्मी पूजन के लिए रखे सारे गहने लूटकर ले जाने लगा। तभी नजर ससुराल से मायके आई राजा साहब की बेटी पर पड़ी, जो आंसू बहा रही थी। उसने पूछा, बहना तू क्यों रो रही है? जवाब मां ने दिया, बोली तुम्हारे लूटे गहनों में इसके गहने भी हैं और अब ये ससुराल में क्या जवाब देगी। इस बात पर अमृतलाल का दिल पसीज गया। उसने सारे गहने वापस उड़ेल दिए और कहा, बहना अपने गहने चुन ले, मुझे तो राजा साहब से हिसाब चुकता करना था, तुझे नहीं लूटूंगा। इससे साफ जाहिर है कि अमृतलाल की दो निगाहें थी, एक में महिलाओं के लिए इज्जत थी तो दूसरी में वासना। बाद में अमृतलाल गढ़ी के दो नौकरों के सिर पर सामान लदवाकर फरार हो गया। अमृतलाल का हौसला आसमान पर था और डकैती की वारदातें बुलंदियां छू रही थीं। हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। जैसे जैसे वारदातें बढ़ रही थीं, अमृतलाल की दहशत चंबल में छाती जा रही थी। लेकिन अमृतलाल अपनी पुरानी आदत यानी चंबल से गायब होकर बड़े शहरों में घूमता रहता था। कहते हैं कि अमृतलाल को मुंबई के फिल्मी सितारों को देखने का बड़ा शौक था और वो जब तक मुंबई पहुंचता रहता था, और मुंबई के साथ उसकी ये चाहत भी एक किस्से को जन्म दे गई, जो अक्सर चंबल के सबसे मशहूर किस्सों में गिना जाता है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी के सौतेले बेटे ने भी इस किस्से का जिक्र किया है। उसके मुताबिक पहले पर्दे की अदाकारा मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही एक बार शूटिंग के लिए दिल्ली जाते वक्त शिवपुरी के जंगलों से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उनकी जीप का ईंधन खत्म हो गया और कहीं से ईंधन मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिहाजा अमरोही ने कहा कि हम रात जीप में सड़क पर ही बिताएंगे। आधी रात का वक्त था, तभी 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया और कारों में सवार लोगों से बाहर आने को कहा। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए शख्स उनके पास आया और पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और फिल्म शूटिंग के सिलसिले में इस इलाके से गुजर रहा था कि तभी हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी है। यह सुनते ही संगीत, नाच और खाने का इंतजाम करवाया गया। उन्हें आराम से सोने की व्यवस्था तक हुई। सुबह जब उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा लिया गया, चलते चलते गैंग के सरदार ने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिया और ये शख्स कोई और नहीं, अमृतलाल ही था। अमृतलाल ने मीना कुमारी को बाइज्जत रिहा कर दिया। जो तुम्हारी हीरोइन थी मीना कुमारी, बाबा बताते तो इधर ये मोहना घाटी गांव ने इस जंगल में आई हुई शूटिंग में, तो कुछ साथी लोग उसको पकड़ लाए मीना कुमारी और लेके वहां पहुंच गए गैंग में। उन्होंने कहा साल तुम उसको क्या लाए? पहले उसके पैर चलवाए, पैर चलवा के उससे कही कि इसको लाता छोड़ जाओ। अमृतलाल से पहले शायद ही किसी डाकू ने पुलिस थानों, गढ़ियों पर इस तरह से सीधे हमले किए हों।
लेकिन अमृतलाल तो अमृतलाल था, अपनी तरह का अकेला डाकू। इस बार अमृतलाल ने अपना निशाना बनाया राजस्थान के बारा के कस्बा थाने को। दिन दहाड़े थाने के हथियार और गोलियां लूट ली, आराम से चलता बना। साल 1954 में उसने बैराड़ थाने में लूट की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस सजग और सतर्क थी। तो इस बार अमृतलाल गैंग को पुलिस की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और अमृतलाल थाने को लूटे बिना ही वापस लौट गया। एक के बाद एक खौफनाक वारदात को अंजाम देना उसका मकसद था। हत्या, लूट, डाका और अपहरण उसका पेशा बन गया था। एक तरफ उसके नाम की चंबल में दहशत थी, तो उसकी हरकतें रुपहले पर्दे पर किसी विलेन से कम न थी। अपनी करतूतों से वो काफी बदनाम हुआ, तो अय्याशियों ने उसके साथियों को ही उसका दुश्मन बना दिया। बिहार में डकैतों के भी उसूल होते थे, लेकिन दिल्ली वाला बाबू उन्हीं तमाम उसूलों को बखूबी तोड़ता रहा था। और ये पहला ऐसा डाकू था जो अपने ही गैंग की औरतों पर बुरी नीयत रखता था। उसकी शराब, शबाब और कबाब वाले शौक के किस्सों ने उसे बीहड़ की धूल में दफन कर दिया। थानों पर हमले, दर्जनों की तादाद में पकड़ और दिन दहाड़े डकैतियां अमृतलाल का ट्रेडमार्क बन चुका था। पुलिस अमृतलाल की तलाश में जमीन आसमान एक किए थी। पूरी थाने में नए इंचार्ज लाए गए, लेकिन इससे बेपरवाह अमृतलाल के अपराध कथाओं में पन्ने जुड़ते जा रहे थे। इधर मध्य प्रदेश 1956 में नया राज्य बना, तो पुलिस ने चंबल को डकैतों से मुक्त करने के नाम पर एक बड़ा अभियान शुरू किया। शिवपुरी और गुना के जंगलों का खार बन चुके अमृतलाल पुलिस के पहले निशानों में से था। अमृतलाल ताबड़तोड़ अपराध कर रहा था। अमृतलाल गैंग ने मुरैना के पाली घाट के पास शादी के लिए जारी एक पूरी बारात को ही लूट लिया और 40,000 रुपए की रकम हासिल की। बारात से एक आदमी का अपहरण कर उसको जंगल में अपने साथ ले गया। बाद में 60,000 की रकम वसूली गई। पुलिस के लिए नासूर बने अमृतलाल गैंग के साथ धामर में एक बड़े ठाकुर के घर में डकैती डाली और लाखों रुपए के साथ हथियार भी लूट कर ले गया। साथ ही 2 लोगों का अपहरण भी कर लिया। इसके बाद उसने हाईवे पर ही गाड़ियां रोककर पकड़ बनाना शुरू कर दिया। उसका ऑपरेशन ये था कि जैसे उसको खबर लगी कि हाँ शिवपुरी में फलाना सेठ बहुत पैसे वाला है, मालदार है, तो अपने सोर्सेज को भेजते, तो किसी तरह से उससे आदमी के लड़के को या नौकर को या जो खास आदमी उसको पकड़ के ले जाता, तो फिर पर पैसे मंगवाता। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लिए उसने। ग्वालियर के राष्ट्रीय राजमार्ग से दिन दहाड़े 2 बड़े व्यापारियों का अपहरण किया गया, उनसे फिरौती वसूली गई और अब देश के अखबारों की सुर्खियों में अमृतलाल गैंग के कारनामे छाए रहते थे। इसी बीच इलाके के ठेकेदारों से चौथ वसूली का धंधा भी उसने शुरू कर दिया। शिवपुरी और गुना के जंगलों में तेंदुपत्ता का कोई भी ठेकेदार बिना चौथ दिए अपना काम नहीं कर सकता था। हर ठेकेदार उसको चौथ देने लगा और इससे अमृतलाल के पास इतना पैसा हो गया कि वो ब्याज पर देने का काम भी करने लगा। इलाके के बड़े सेठों और धन्ना सेठ उससे ब्याज पर पैसा लेने लगे। कहते हैं कि चंबल के सबसे बड़े कातिल लाखन सिंह को भी उसने 50,000 रुपए उधार दिए थे। अमृतलाल ने पैसे के दम पर एक और नया काम किया। उसने इलाके में अपना मुखबिर तंत्र खड़ा कर दिया और इसे पुलिस से बड़ा बना दिया। इस मुखबिर तंत्र पर अमृतलाल पानी की तरह पैसा बहाता था। पूर्व पुलिस प्रमुख के.एफ. रुस्तम जी ने इस बारे में लिखा कि 50 के दशक की शुरुआत में एक नाई की हेयर कट से खुश होकर अमृतलाल ने उसको 100 रुपए का नोट बतौर इनाम थमा दिया। इतना ही नहीं, एक मुखबिर ने 10 मील साइकिल पर आकर पुलिस की खबर दी तो अमृतलाल ने उसको 1,000 रुपए दिए। एक तरफ उसका नाम लोगों की जुबान पर था तो उसकी अय्याशियों की कहानियां भी चंबल की फिजाओं में तैर रही थी। धीरे धीरे शराब और शबाब की लत इतनी बढ़ गई
कि इस लत ने उसकी समझदारी को हवाई कर दिया। फिर एक दिन वो एक वारदात को अंजाम देने अपने ही रिश्तेदारों के गांव जा पहुंचा। विधवा बहन से रिश्तों को लेकर अमृतलाल इतना गुस्से में आया कि उसने एक पूरे कुल को भी खत्म कर दिया। एक पटवारी था जिसको मैंने कहा, वो रास्ते में मिल गया ऐसा बताते थे, तो उसको पकड़ लिया। तो वो गुजरों के मकान के यहाँ उसको मारा, उसको बहुत बुरी तरह से मारा। पहले लट्ठों से मारा ऐसा बताते हैं, बाद में उसने गोली मारी। तो ये 6 आदमी उस रात को मारे गए। 6। वो तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं चौबूतरे पे बैठा था मकान के, हमारे चौबूतरे। वो आके खड़ा हो गया पास में। तब उसने कहा, मैंने समझा कि ये पुलिस वाले हैं। तो मेरा नाम अमृतलाल, आज तुम्हारी कुल नाट करने आया हूँ, और गोली छोड़ दी। अमृतलाल का खौफ इतना बढ़ गया कि लोग उसके बारे में कोई सूचना देने से कतराने लगे। इसी बीच शिवपुरी में नए पुलिस अधीक्षक चुन्नी लाल की नियुक्ति हुई। पुलिस अधीक्षक चुन्नी लाल ने उसे पकड़ने की ठानी। बाकायदा इलाके को अच्छे से समझने वाले लहरी सिंह को पोहरी थाने का इंचार्ज बनाया। लहरी सिंह ने सबसे पहले अमृतलाल के परिजनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लहरी सिंह ने कसम खाई कि वो अमृतलाल को जिंदा पकड़कर उसको 5 जूते सरेआम लगाएंगे। ये बात अमृतलाल को पता चली और उसने भी बदला लेने की ठानी। लहरी सिंह और अमृतलाल एक दूसरे को मात देने के लिए शतरंज की बिसात बिछाने लगे और शहमात का दौर शुरू हो गया। लहरी सिंह की धार्मिक आस्था को इस्तेमाल कर उनको मौत के घाट उतारने के लिए अमृतलाल ने कई बार पासे तक फेंके। तो लहरी सिंह भी रोज अमृतलाल के गांव में जाकर उसके परिजनों को सरेआम बेइज्जत करने लगे। तो उसके बाद उसने ऐसा किया, हमारे कोई रिश्तेदार आया, उसकी मूंछ काट दी, सुनिएगा, पानी पर डाल दिया, काला मुंह कर दिया, ऐसी परेशान कर दी उसने। फिर लेरी ने क्या किया, हमारे रिश्तेदारों को गोबर खिलाया, सब करके इसकी मना के। कहते हैं कि अमृतलाल अपनी मां को बहुत मानता था। एक दिन पुलिस अधीक्षक चुन्नी लाल और लहरी सिंह ने अमृतलाल की मां के साथ गेस्ट हाउस में थोड़ी सी सख्ती बरती, तो यह खबर अमृतलाल को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में आग बबूला वो सीधे पुलिस से टकराने जा निकला। उसके सिर चुन्नी लाल और लहरी सिंह को खत्म करने की सनक सवार हो गई और तभी उसको पता चला कि चुन्नी लाल कोलारस थाने का निरीक्षण करने जाने वाले हैं। और बस अमृतलाल कोलारस थाने जा धमका। कोई डाकू थाना भी लूट सकता है, क्योंकि खाकी वर्दी को देखते ही भागने वाला डाकू क्या शहर के बीचों बीच बने थाने को भी लूट सकता है। इस तरह की बात अगर हम कहें कि अमृतलाल के समय हुई थी, तो बात करने के लिए हमारे साथ, आपका क्या नाम है? रघुनाथ प्रसाद ओझा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी रघुनाथ जी? 72 साल से ऊपर है सर। 72 साल से ऊपर है। तो आपको मालूम है इस थाने की कहानी? थाने की वजह ये कि साहब हम तो घर ही थे, गोली चली, आवाज हो गई आध घंटे बाद, आध घंटे गोली चली, चलने के बाद वो चला। थाने में घुसते ही अमृतलाल ने सरेआम एक दीवान और सिपाही का कत्ल कर दिया, पूरे थाने को लूट लिया और बंदूकों को उठाकर चलता बना। सबसे पहले आपके वो गेट में आया, दरवाजा है, उस गेट से निकल करके स्कूल के गेट पर आया और वहां आकर के उसने खिलाड़ियों से कहा कि भाग जाइए। जब खिलाड़ी भाग गए तो इसके बाद एक सिपाही ने ये कहा आपके के बदमाश आ गए, बदमाश में गोली मार दी उन्होंने। फिर इसके बाद थाने में वो प्रवेश कर गए। थाने में प्रवेश करने के बाद उन्होंने संतरी को गोली मारी। गोली मारने के बाद उन्होंने उससे कुल्हाड़ी से उसको माल खाने को टूड़ा और उसमें से आपके मारक 3 लिए उन्होंने, 3-4 और राउंड भी लिए और उसको लेकर के वो चल दिए। लेकिन चुन्नी लाल और लहरी सिंह की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो पुलिस लाइन जा चुके थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया। वो तो हमको मारने के लिए थाने पे ही आ गया था। उसके साथ में एक और दूसरा डकैत था, तो वहां से उसने कहा कि लगाएं गोली। क्या भैया मेरे तो हाथ कांप रहे हैं और कहीं वो चूक नहीं सकता है, क्योंकि उसी दिन हम उसके गांव में गए थे। तो एक डकैत जो दिन दहाड़े थाने को लूटता रहा और सीधे एसपी को मारने के लिए शहर में जा धमका, तो प्रदेश सरकार पर भी सख्त एक्शन लेने का प्रेशर बन गया। लेकिन हर बार की तरह अमृतलाल इस बार भी गुम हो गया। पुलिस के पास ना तो मुखबिर था, ना ही कोई पता।
आखिर भीड़ों की कटीली झाड़ियों में ढूंढे भी तो किसको। तभी लहरी सिंह और पुलिस को एक पत्थर में पारस दिखा। एक ऐसा पारस जो किसी लोहे को सोना नहीं बनाता, बल्कि एक हैवान बने इंसान से इलाके को छुटकारा दिला सकता है। लहरी सिंह को पता चला कि एक बद्री किरार नाम का लड़का है, जिसका जीजा कभी अमृतलाल के गैंग में था। और कुछ कहानी का सिरा भी लहरी सिंह को पता चला तो 20,000 के इनामी डाकू अमृतलाल को जिंदा या मुर्दा किस तरह से कानून के शिकंजे में कसा जा सकता है, ये योजना पुलिस के दिमाग में बन गई। कहते हैं कि बद्री किरार की बहन पर अमृतलाल की बुरी नजर थी। बद्री का जीजा रथी किरार भी अमृतलाल गैंग का एक्टिव मेंबर था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। अमृतलाल की नजर उसकी पत्नी नारायणी पर थी। उसको हासिल करने के लिए वो बद्री पर दबाव बनाया था। लाचार बद्री अपने परिवार को बचाने के लिए उसके सामने झुकने को तैयार था कि लहरी सिंह उस तक पहुंच गए। एक बद्री किरार है, मौजूद है वो, अभी बद्री भी मौजूद है मारने वाला। तो उसकी औरत से, उसकी बहन से, अमृतलाल का एक बहनोई था मोतीराम, उसका संबंध हो गया। तो हमको पता लगा कि ये वहां जा आते हैं। तो हम बद्री के एक गांव में पहुंचे और किरार है वो भी, उसको जरा सख्त की कि क्या कि क्यों महाराज तेरे रहते हुए तेरी औरत को और तेरी बहनों को ये रखते हैं, का बदला नहीं ले सकता है तू? पुलिस की डायरी बताती है कि बाकायदा बद्री किरार को ट्रेनिंग दी गई और कैसे अमृतलाल को दबोचा जा सके। इस पर एक कोड भी रखा गया। उसके साथ तिवारी जी कोरारस के इंचार्ज थे। वो भी पुलिस के सबसे अहम ऑपरेशन को करीब से देख रहे थे। और अब बद्री को गैंग में एक मेंबर के तौर पर भेजा गया। उस वक्त अमृतलाल शराब और अपनी अयाशियों के चलते गैंग में काफी बदनाम था और अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। 2.5 दशक से पुलिस की परेशानी बना हुआ अमृतलाल जितना शक्की था, उससे भी ज्यादा क्रूर था। उसके कुछ लोग इस वजह से उसके खिलाफ हो गए थे और पुलिस को कुछ सूचना भी मिलने लगी थी। इन्हीं सूचनाओं के चलते युद्धानगर और नवलपुरा में पुलिस से हुई मुठभेड़ों में अमृतलाल को बेहद नुकसान उठाना पड़ा। अमृतलाल को गैंग के मेंबर दौलत सिंह के भाई मंगल सिंह पर शक हुआ तो उसने मंगल सिंह को गैंग से निकाल दिया। इतना ही नहीं, गुस्से से भरे अमृतलाल ने अपने वफादार दौलत सिंह को भी मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद गैंग में फूट पड़ गई और अमृतलाल के दो बाजू सुल्तान सिंह और देवीलाल शिकारी अलग हो गए। परेशान अमृतलाल ने अपने बहनोई मोतीराम को गैंग में शामिल कर लिया, जिसे एक केस में सजा होनी थी, लेकिन अमृतलाल ने उसके दुश्मनों को बेरहमी से मार डाला। मोतीराम भी बद्री की बहन पर नजर रखे था। इसके बाद दोनों ही बद्री किरार को परेशान किए हुए थे। उसकी बहन के साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाते थे। एक दिन जब अमृतलाल ने बद्री को कहा कि आज वो उसकी बहन के साथ रात गुजारना चाहता है, बद्री महीनों से इस दिन को टाल रहा था, लेकिन अय्याश अमृतलाल ने उसको मजबूर कर दिया। बद्री ने अमृतलाल को बताया कि उसकी बहन गोपालपुर में है, तो पूरा गैंग गोपालपुर की ओर चल दिया। रास्ते में अमृतलाल ने बद्री पर खुश होकर उसको शिवपुरी के डीएम का वो पर्चा भी दिखाया, जिस पर अमृतलाल के सिर पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा लिखी हुई थी। बद्री का इरादा पक्का हो चुका था और वो बस मौके की तलाश में था। 18 अगस्त 1959 की रात के घुप अंधेरे में निकला गैंग चलते चलते थक चुका था। भरी दोपहर में बदहवास गैंग ने महुआ के पेड़ों के नीचे आराम करने की सोची। मोतीराम और अमृतलाल दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। शराब और कबाब का दौर चला। गैंग के मेंबर तालाब के किनारे ठंडी हवाएं खाते खाते सो गए और अमृतलाल के साथ साथ मोतीराम भी सो गए। तभी उनके पास बद्री किरार बैठ गया। गैंग में सभी नशे में थे, तो अमृतलाल ने पहरे के लिए बद्री को अपनी राइफल थमा दी। शायद ये अमृतलाल की पहली और आखिरी भूल थी। गहरी नींद और शराब के नशे में धुत गैंग के सभी सदस्यों की राइफलें और बंदूकें उठाकर बद्री ने तालाब में फेंक दी। अचानक बद्री ने राइफल उठाकर अमृतलाल की तरफ बढ़ा और सटाकर एक गोली चला दी।
सब हथियारों का चलाना बताया, देख हथियार ऐसे चलाते हैं, और ये बता दिया कि जब तू उसके साथ रहे और तेरी ड्यूटी वो ड्यूटी लगा देता था, आज ये पहरा देगा, ये बद्री याद तू पहरा देगा कि मैं तो साहब कछु चलाओ जान लठिया दे दू, हर एक साइड लठियार से थोड़ी तो कहे कि बंदूक तो 500 एक्सप्रेस बड़ा मोटा कारतूस रहता है। मैंने कहा बाहर लियो तू कि जा दे दूं मुझे, ठीक है मोटो कारतूस। और फिर ऐसा नहीं कर सारे दूर से मारेगा नहीं तो घबरा जाएगा, वहीं बगल में सो के तो एक के हो जाए 2 में निकलेगी, तो डिट्टो वो को वही किया। चंबल में चली लाखों गोलियों में से ये गोली बेहद कीमती थी और एक ही गोली अमृतलाल के सीने को चीरते हुए मोतीलाल के सीने में जा धंसी और एक ही गोली से 2 शिकार हो गए। चंबल के इतिहास में किसी डाकू का अपनी ही गोली से ऐसा अंत इससे पहले कभी नहीं हुआ था। गोली की आवाज से उठे गैंग के मेंबर जैसे ही आगे बढ़े, तभी बद्री ने गोलियों की बौछार कर निहत्थे गैंग के सदस्य जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगे। तभी बद्री ने मोती की राइफल भी उठाई और दोनों राइफलों को टांगकर गोपालपुर जा धमका। थाने में जाकर लहरी सिंह को कोडवर्ड में संदेश भेजने की गुहार लगाई और कहा कि काली गाय मिल गई, लेकिन थानेदार गजाधर सिंह ने उसे मौके से भगा दिया। हम काली गाय बहुत पसंद करते थे, गांव गांव में कह रखा था कि भैया काली गाय हो तो बताना हम लेंगे। तो मैंने तू जाके वहां थाने पे जाना और कहना कैसा फोन कर दो, कौन को, कि लहरी साहब को कहे कितना कहने का आपकी काली गाय मिल गई है। तो ऐसा ही उसने किया। चोरपुरा थाने पहुंचा, थानेदार ने कहा क्या कैसा वो बायोडेक्स कर दियो। अब एक ही सारी बायोडेक्स गैयों के लिए किया जाता है क्या, भाग यहाँ से। फिर थोड़ी देर के बाद पहुंचा कि तू बात बता असली क्या है बात। तो बाल ने कही कि साहब ऐसा ऐसा है वो है, वो मैं अमृतलाल मार रहा हूँ। लेकिन जल्द ही उसको शक हुआ तो फौरन बद्री को बुलाया और पुलिस पार्टी के साथ मौका वारदात पर पहुंचा। तो मौके पर 2 लाशें थीं, जिसमें से एक लाश 25 साल से चंबल के सीने में धंसे हुए कांटे यानी अमृतलाल की थी और दूसरी लाश मोतीराम की थी। और इस तरह चंबल नदी और बीहड़ की बारूदी फिजाओं में एक और डकैत की कहानी के अंत का किस्सा बहने लगा। हमको खबर थी, हमने एसपी साहब से कहा, हमने कहा कि साहब ये बारलेस आ गया है कि गाय मिल गई है। अच्छा तो क्या हुआ, मिल गया मतलब मिल गया अपना। कि चलो तो पौजा साहब थे एसपी, बड़ी ईमानदार एसपी थे यहीं से पूरी में, उनको लेके हम पहुंचे। दिल्ली वाले बाबू की मौत की खबर जैसे ही पुलिस प्रमुख के.एफ. रुस्तम को लगी तो उन्होंने इसे एक चालाक लोमड़ी का अंत बताया और उसे एंड ऑफ ए क्लेवर फॉक्स लिखा। और इस तरह अमृतलाल के गुनाहों की मोटी फाइल में आखिरी शब्द ऐतिहासिक तौर पर दर्ज हो गए। This ended the criminal career of a man who, starting from thieving, committed almost every serious crime known to law. In his active career of 23 years, he committed hundreds of serious offences in UP, Rajasthan and MP and collected an enormous sum of money. His death will relieve the people of large tract of central India from the fear of dacoity. अमृतलाल के हाथ पर चाकू से लिखा गया ऑटोग्राफ मीना भी उसके साथ ही अंतिम संस्कार में मिट गया। लेकिन नहीं मिटा तो लूटा गया वो धन जो उसकी अयाशियों में शामिल औरतों और मुखबिरों के पास था, जो रखा कर रखा ही रह गया। और आज भी चंबल में उसके खोए हुए खजाने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। डकैत की अगली सीरीज में चंबल की पहली डाकू हसीना का किस्सा।